कैसे आप सब। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11 के अंतर्गत दूसरा अध्याय जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इस अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं कवक जगत के बारे में, जिनमें सभी कवकों को रखा गया है। आर.एच. विटेकर ने कवक जगत में सभी कवकों को रखा है। कवक जगत के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स कवकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ फंजाई। याद रखेंगे कवकों को उनकी संरचना के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखा गया है, अर्थात 4 भागों में बांटा गया है। आप लोग देखेंगे कवकों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कवकों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है स्टूडेंट्स फाइकोमाइसीटीज। ये पहले हम आपको बता चुके हैं, फिर इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आज। फाइकोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज। दूसरा स्टूडेंट्स एस्कोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज। तीसरा है बेसिडियोमाइसीटीज, तीसरा स्टूडेंट्स बेसिडियोमाइसीटीज। और चौथा है ड्यूटेरोमाइसीटीज। ये 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में रखा गया है किसको, कवकों को। तो कवकों को वर्गीकरण में देख रहे हैं कि कवकों को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फाइकोमाइसीटीज, याद कर लेंगे सभी वर्गों को, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज। इसमें आपको इसके एक एक कैरेक्टर बता दें। जो फाइकोमाइसीटीज होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इनमें जो हाइफी होते हैं, जो कवक तंतु होते हैं, वो एसेप्टेट होते हैं, अर्थात इनमें सेप्टा नहीं पाया जाता है। जो आप लोग पिछले दिन सेप्टेट एसेप्टेट पढ़े थे, इसमें आप लोगों ने देखा था कि एक सेप्टेट हाइफी थे, एक एसेप्टेट थे। तो जो फाइकोमाइसीटीज में रखे गए कवक हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है, ये एसेप्टेट हैं, एसेप्टेट, एसेप्टेट हैं हाइफी। तो आपको पता हो गया कि जो फाइकोमाइसीटीज में पाए जाने वाले कवक तंतु हैं वो एसेप्टेट होते हैं, जबकि एस्कोमाइसीटीज में, बेसिडियोमाइसीटीज में और ड्यूटेरोमाइसीटीज में, इन सब में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट का मतलब समझ रहे हैं ना, इनमें सेप्टा पाया जाता है। हम आपको बना कर दिखा देते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये कवक तंतु आपके सामने हम बना रहे हैं। ये सपोज दैट ये सेप्टा है। ये हम आपको पिछले दिन बता रखे थे कि सेप्टा और क्या कहलाता है। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, ये सेप्टा है। और ऐसे कवक तंतु को हम लोग, इनके जो केंद्रक भी होते हैं वो अलग अलग होते हैं, देख रहे हैं ना। इनमें जो केंद्रक होते हैं एक कोशिका की तरह बिहेव करते हैं, एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाए जाते हैं। ये सेप्टेट हो गए, ये सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट हाइफी। ये पटीय कवक सूत्र, अपटीय कवक सूत्र, और ये पटीय कवक सूत्र। ऐसे कवक तंतु जिनमें एक से अधिक
केंद्रक पाए जाते हों और उनमें सेप्टा न लगा हो, उन्हें एसेप्टेड हाइफी कहते हैं या सिनोसिटिक हाइफी। एक और नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, या सिनोसिटिक हाइफी। इसको समकोशिकीय हिंदी में कहते हैं। समकोशिकीय अर्थात इसमें एक से अधिक केंद्रक इन हाइफी में अवेलेबल होते हैं, ऐसे समकोशिकीय या सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। जबकि इनमें जो केंद्रक होते हैं सेप्टा द्वारा अलग अलग होते हैं। देख रहे हैं ना, ये सेप्टा होते हैं जिनके द्वारा केंद्रक अलग अलग होते हैं, इन्हें सेप्टेट कवक सूत्र कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर वर्गीकरण में बता दें कि फाइकोमाइसिटीज के जितने भी कवक तंतु या कवक होंगे सब एसेप्टेट अर्थात सिनोसिटिक हाइफी वाले होंगे, जबकि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो कवक तंतु होंगे क्या होंगे, सेप्टेट होंगे, अर्थात जो इनमें केंद्रक होगा एक सेप्टा के द्वारा अलग अलग होंगे। आप लोगों ने देखा इसमें, आगे देखेंगे इसमें कि फाइकोमाइसिटीज में जो होते हैं अलैंगिक जनन चल या अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। फाइकोमाइसिटीज में जो जनन होता है स्टूडेंट्स, वो चल बीजाणुओं द्वारा भी हो सकता है, जूस्पोर बाई जूस्पोर हमने आपको पीछे वीडियो में बता रखा है, जूस्पोर द्वारा भी हो सकता है, और अप्लानोस्पोर, इसको हिंदी में कहते हैं चल बीजाणु और अचल बीजाणु। अचल बीजाणु जिसमें आप लोगों ने देखा था कि चल और अचल बीजाणु कब बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो चल बीजाणु जिनमें फ्लैजिला या पक्षमाविका, कशाविका या पक्षमाविका पाई जाती हैं, वे चल बीजाणु होते हैं। और चल बीजाणु धानी में बनते हैं, जो चल बीजाणु धानी से अलग होकर नए कवक तंतु का निर्माण करते हैं। अचल बीजाणु बीजाणुधानी में बनते हैं, जिनमें फ्लैजिला कशाविकाएं अनुपस्थित होती हैं, चल सकने में सक्षम नहीं होते हैं। ये अचल बीजाणु होते हैं, भी नए कवक तंतु को जन्म देते हैं। तो आप लोगों ने फाइकोमाइसिटीज के कैरेक्टर को देखा। ये जो फाइकोमाइसिटीज के जो सदस्य होते हैं स्टूडेंट्स, सभी लगभग जलीय होते हैं, जल में ही पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात किया जाए तो म्यूकर हो सकता है, राइजोपस, एल्ब्यूगो और पाइथियम, ये सब फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे फाइकोमाइसिटीज और नोट करेंगे, एक एक करके पढ़ते भी चलते हैं और नोट भी करते चलते हैं। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे, पहला फाइकोमाइसिटीज, जो कवक तंतु का, जो कवकों के वर्गीकरण का पहला भाग है। पहला भाग है स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं फाइकोमाइसिटीज। अंग्रेजी भी लिख लेंगे, फाइकोमाई है, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, फाइकोमाइसिटीज में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो हमने पहला आपको कैरेक्टर बताया कि फाइकोमाइसिटीज के जो कवक तंतु होते हैं क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एसेप्टेट होते हैं। तो इनके सामान्य लक्षण निम्न है, इनके मुख्य लक्षण निम्न है, लिख सकते हैं, मुख्य लक्षण निम्न है।
निम्नलिखित हैं। पहला इसमें लिखेंगे, पहला मुख्य लक्षण क्या है स्टूडेंट्स? इसका मुख्य लक्षण है कि इनके जो कवक तंतु होते हैं, कवक सूत्र होते हैं, इनके कवक सूत्र, कवक सूत्र जिसको हम लोग हाइफी कहते हैं इंग्लिश में, कवक सूत्र अर्थात हाइफी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अपटीय होते हैं, अपटीय, अपटीय, एसेप्टेड, एसेप्टेड या संकोशिकीय, या संकोशिकीय, जिसको इंग्लिश में सिनोसिटिक कहते हैं, सिनोसिटिक होते हैं। सब हमने आपको जस्ट बता रखा है कि इनके कवक तंतु या कवक सूत्र अपटीय या संकोशिकीय होते हैं, जिनमें सेप्टा नहीं पाया जाता है। दूसरा इसका कैरेक्टर आप लोग लिखेंगे, मुख्य कैरेक्टर। ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं, बस जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखने वही बता रहे हैं। इनमें अलैंगिक जनन हमने जस्ट बताया है। फाइकोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन चल बीजाणु, चल बीजाणु बाई, चल बीजाणु लिख सकते हैं जूस्पोर, तथा अचल बीजाणु, अचल बीजाणु जिसको कहते हैं अप्लैनोस्पोर, अप्लैनोस्पोर द्वारा होता है। तो आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, फाइकोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन चल बीजाणु द्वारा जूस्पोर अर्थात तथा अचल बीजाणु द्वारा अप्लैनोस्पोर द्वारा होता है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे स्टूडेंट्स, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? जल में ही पाए जाते हैं। ये कवक अधिकांशतः जल में ही पाए जाते हैं, कांशतः जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं, जलीय होते हैं, दोनों बात एक ही है, जलीय होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, म्यूकर, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आप लोग याद रखेंगे। म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, राइजोपस, राइजोपस हो गया, जिसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं,
इसको या करके लिख सकते हैं, या ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। राइजोपस हो गया। इसके बाद एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। ये सब याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड। एल्ब्यूगो को पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड कहा जाता है, अर्थात ये सरसों के पौधे पर यह रोग उत्पन्न करता है। अगला है पाइथियम, पाइथियम, पाइथियम ईटीसी। इसके एग्जाम्पल्स रहे, आप लोग याद रखेंगे। म्यूकर हो गया, फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स, राइजोपस हो गया, एल्ब्यूगो हो गया, ये सब पाइथियम हो गया, सब क्या है फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, नीट में भी पूछा जाता है कि ब्रेड मोल्ड किसे कहा जाता है, सब में एग्जाम्पल से दिए रहेंगे। ब्रेड मोल्ड कहा जाता है राइजोपस को, जबकि पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड इनमें से कौन है, तो एल्ब्यूगो को याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दूसरा हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स जिसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। एक एक करके पढ़ेंगे इनकी इंपॉर्टेंस को, बार बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं फाइकोमाइसिटीज के, तो एग्जाम्पल के साथ साथ इनके कैरेक्टर को भी याद रखेंगे। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के बारे में पढ़ेंगे, इनके कैरेक्टर को पहले जान लेंगे, तब आप लोग इसके बारे में नोट करेंगे। पहला है कि इनमें कवक सूत्र पटीय प्रकार के होते हैं। जस्ट हमने बताया है कि पटीय प्रकार के कवक सूत्र अर्थात पट पाए जाते हैं इनमें, केंद्रक पट के द्वारा अलग अलग होते हैं। अगला है इनमें कुछ एक कोशिकी होते हैं, इनमें एक कोशिकी भी होते हैं, अर्थात जो कवक रखे गए हैं एस्कोमाइसिटीज में तो कुछ एक कोशिकी होते हैं। जैसे ईस्ट, जो ईस्ट होता है स्टूडेंट्स वह एक कोशिकीय कवक होता है, और बहुकोशिकीय भी कवक होते हैं अधिकतर। इसमें बहुकोशिकीय कवक अधिकतर होते हैं, जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम और उनकी प्रजातियां सब क्या है बहुकोशिकीय कवक हैं। तो इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के कवक पाए जाते हैं। इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। जो फाइको एस्कोमाइसिटीज में जो अलैंगिक जनन होता है स्टूडेंट्स, पूछा जाता है कि एस्कोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन किनके द्वारा होता है, तो ऑप्शन रहेगा क्या कोनिडिया द्वारा। जबकि इसके पहले आप लोग पढ़े थे फाइकोमाइसिटीज में तो चल अर्थात चल तथा अचल बीजाणुओं द्वारा। ये सब याद रखने की चीजें हैं। कोनिडिया द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है, और इन्हें सैग फंजाई भी कहते हैं, सैग फंजाई भी इन्हें कहा जाता है। तो ये सारी चीज आप लोग याद रखेंगे। तो ये सैग फंजाई है, लिख सकते हैं यहाँ पे सैग फंजाई।
पूछा जाता है कि सहायक फंजाई किसे कहा जाता है, तो एस्कोमाइसिटीज को कहा जाता है। तो इनके भी मुख्य कैरेक्टर निम्न है। इनके भी मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। पहला, इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को लिखेंगे। पहला पटीय होते हैं, इनके कवक सूत्र लिख सकते हैं। इनके कवक सूत्र जिसको हम लोग हाइफी कह रहे हैं, कवक सूत्र अर्थात हाइफी पटीय होते हैं। पटीय सेप्टेट होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इनके कवक सूत्र क्या होते हैं, सेप्टेट होते हैं। दूसरा कैरेक्टर आप लोग नोट करेंगे कि इनमें अलैंगिक जन्म किनके द्वारा होता है, तो कोनिडिया द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिडिया द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। तीसरा कैरेक्टर इसके लिखेंगे एस्कोमाइसिटीज के, कि एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों रूपों में पाए जाते हैं। तो लिख लेंगे ये एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट, एक कोशिकीय जैसे ईस्ट तथा बहुकोशिकीय एक कोशिकीय जैसे ईस्ट तथा बहुकोशिकीय जैसे पेनिसिलियम ये एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। या पाए जाते हैं। दोनों रूपों में पाए जाते हैं, एक कोशिकीय ईस्ट और बहुकोशिकीय पेनिसिलियम। चौथा कैरेक्टर लिखेंगे आप लोग इनके। तो चौथा कैरेक्टर है, इन्हें सहायक फंजाई भी कहते हैं। इन्हें सहायक फंजाई भी कहते हैं। इन्हें सहायक फंजाई भी कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स लिख लेंगे। इनकी एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स,
एस्परजिलस क्लैविसेप्स, एस्परजिलस क्लैविसेप्स, क्लैविसेप्स के बारे में आगे बताएंगे आपको। इसे एक ड्रग्स बनाया जाता है, क्लैविसेप्स परप्यूरिया होता है, उसे ड्रग्स बनाया जाता है, आगे बताएंगे। एस्परजिलस क्लैविसेप्स और भी हैं, क्लैविसेप्स न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, जो न्यूरोस्पोरा देख रहे हैं इसका प्रयोग जैव रसायन एवं आनुवंशिकी में किया जाता है। तो लिख लेंगे न्यूरोस्पोरा में, पोस्ट में, न्यूरोस्पोरा का प्रयोग जैव रसायन तथा आनुवंशिकी में किया जाता है, जेनेटिक्स में किया जाता है, आनुवंशिकी में किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर एस्परजिलस क्लैविसेप्स न्यूरोस्पोरा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप सबको याद रखना है। पूछा जाता है यह क्वेश्चन बार बार कि कौन ऐसा कवक है जिसका प्रयोग जैव रसायन तथा आनुवंशिकी में किया जाता है। तो जस्ट हमने आपको बता रखा है न्यूरोस्पोरा। आगे आप लोग तीसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। तो तीसरा हमारा भाग है कवकों का वर्गीकरण में बेसिडियोमाइसिटीज, और इसको हम लोग क्लब फंजाई भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि क्लब फंजाई किन्हें कहते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज को, इनके मुख्य लक्षणों को आप लोग नोट कर लेंगे। इनके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला आप लोग जानते हैं, नोट करते चलेंगे, इनके कवक सूत्र हाइफी जिन्हें कहते हैं, हाइफी पटीय होते हैं, पटीय सेप्टेट, पटीय होते हैं। दूसरा इसका कैरेक्टर स्टूडेंट्स, दूसरा इसका कैरेक्टर है कि इनके कवक सूत्र पटीय होते हैं, इन्हें क्लब फंजाई भी कहते हैं, इन्हें क्लब फंजाई क्लब फंजाई भी कहा जाता है, कहा जाता है। और तीसरा इसका कैरेक्टर लिख लेंगे आप लोग
तीसरा कैरेक्टर है कि इनमें अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा नहीं होता है। इनमें अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा नहीं होता है। बीजाणुओं द्वारा नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हैं मशरूम, जिसे एगेरिकस कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं मशरूम, जिन्हें एगेरिकस कहते हैं, एगेरिकस। उसके बाद है ऑस्ट्रेलेगो, ऑस्ट्रेलेगो, ऑस्ट्रेलेगो हो गया। ऑस्ट्रेलेगो। ऑस्ट्रेलेगो के बाद है पैक्सिनिया, पैक्सिनिया। पैक्सिनिया जिसको रस्ट फंगस कहते हैं, इसको रस्ट फंगस कहते हैं, याद रखेंगे, रस्ट फंगस। इन्हें रस्ट फंगस कहा जाता है पक्सिनिया को, इन्हें स्मर्ट फंगस कहा जाता है, याद रखेंगे। इनको ऑस्ट्रेलेगो को क्या कहा जाता है? स्मर्ट फंगस, फंगस, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। इनके नामों को पूछा जाता है कि रस्ट फंगस किसे कहा जाता है? पक्सिनिया को कहा जाता है। स्मर्ट फंगस किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलेगो को कहा जाता है। ये सब एग्जाम्पल याद रखेंगे। ये मशरूम आप देख रहे हैं, मशरूम की प्रजातियां बेसिडियम आइसिटीज में पाई जाती है, जिसको भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। लोग इसको सब्जी के रूप में यूज करते हैं, मशरूम की सब्जी खाते हैं। तो पूछा जाता है कि जो मशरूम होता है किस वर्ग में रखा गया है? तो बेसिडियम आइसिटीज में रखा गया है, जिसको भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। ये रहा तीसरा बेसिडियम आइसिटीज। चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसको भी नोट कर लेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटी है ड्यूटेरोमाइसिटी। इनमें भी पटीय प्रकार के कवक तंतु पाए जाते हैं। सबसे पहले इसके कैरेक्टर को लिखेंगे कि इनके जो कवक तंतु होते हैं सेप्टेट होते हैं। इनके भी मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित, पहला लिखेंगे आप लोग। पहला लक्षण है स्टूडेंट्स
कि इन्हें फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है। इन्हें फंजाई इम्परफेक्टी फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है। फंजाई इम्परफेक्टी। इन्हें फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है। यहाँ वाई लिख लेंगे, कहा जाता है। दूसरा इसका कैरेक्टर लिखेंगे। दूसरा कैरेक्टर स्टूडेंट्स, इनमें लैंगिक जनन पूर्णतः अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता है। इनमें लैंगिक जनन पूर्णतया अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। तो लैंगिक जनन इनमें नहीं पाया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा कॉको का वर्ग है जिनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज को याद रखेंगे, इनमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। तीसरा लिख लेंगे, अलैंगिक जनन, इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिडिया द्वारा होता है। इसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स है इनके क्लोटोट्रिकम। पहला है क्लोटोट्रिकम। क्लोटोट्रिकम जिसको कहा जाता है, ये रोग उत्पन्न करता है। ये कवक हो गए, आप लोग लिख लेंगे इधर ऐसे, कवक, और इधर रोग भी उत्पन्न करते। ज्यादातर ये ड्यूटेरोमाइसीटीज के जो कवक होते हैं रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो आप लोग देखेंगे, पहला है क्लोटोट्रिकम। यह जो क्लोटोट्रिकम है, ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन रोग उत्पन्न करता है, जो गन्ने में रोग उत्पन्न करता है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन यह रोग उत्पन्न करता है गन्ने में। जो गन्ना आप लोग देखे हैं जिसको हम लोग ईख कहते हैं, तो गन्ने में आप देखे हैं कि कभी कभी लाल धारियां पाई जाती है। बीच बीच में लाल धारियां, मतलब पतले रेशेदार लाल लाल धारियां पाई जाती हैं। तो उसी को रेड रॉड ऑफ शुगर केन कहते हैं। वह एक कवक के द्वारा होता है जिसका नाम है क्लोटोट्रिकम। तो याद रखेंगे। तो गन्ने में लाल धारियां किनके कारण होती हैं? क्लोटोट्रिकम के कारण होती है। ये कवक होता है। ट्राइकोडर्मा, ये भी रोग उत्पन्न करता है। ट्राइकोडर्मा हो गया, ट्राइकोफाइटान हो गया, ये दाद रोग उत्पन्न करता है मनुष्य में।
मनुष्य में दाद रोग उत्पन्न करता है, दाद, जिसको हम लोग रिंग वर्म कहते हैं, रिंग वर्म। ये मनुष्य में दाद रोग उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है। तीसरा आप लोग देखेंगे हेलमिंथोस्पोरम, हेलमिंथोस्पोरम। हेलमिंथोस्पोरम होता है, जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हेलमिंथोस्पोरम एक भी एक प्रकार का कवक है जो बंगाल राइस डिजीज रोग उत्पन्न करता है, बंगाल राइस डिजीज। मतलब राइस चावल में रोग उत्पन्न करता है, उस रोग को कहा जाता है बंगाल राइस डिजीज। किसके कारण होता है? हेलमिंथोस्पोरम के कारण होता है। और अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया ये भी एक प्रकार का कवक है। ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो आप लोग देखेंगे यह रोग उत्पन्न करता है, उसको कहते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू में रोग उत्पन्न करता है, आलू में रोग उत्पन्न करता है अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो यह रोग उत्पन्न करता है आलू में। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि कवकों के वर्गीकरण में जो ड्यूटेरोमाइसीटीज की जातियां होती हैं रोग उत्पन्न करती हैं। जैसे ये गन्ने में रोग उत्पन्न करती हैं क्लोटोट्रिकम, रेड रॉड ऑफ शुगर केन। ट्राइकोडर्मा जो मनुष्य में रिंग वॉर्म रोग उत्पन्न करती है, जिसको दाद कहते हैं। और हेलमिंथोस्पोरम बंगाल राइस डिजीज रोग उत्पन्न करता है। और अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू में ये रोग उत्पन्न करता है। तो ये रहा स्टूडेंट्स किसके बारे में? कवक जगत में कवकों के वर्गीकरण के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप इसको एकदम कंप्लीटली नीट के हिसाब से भी कंप्लीटली इसको स्टडी करेंगे, बढ़िया से स्टडी करेंगे, ताकि क्वेश्चन आप लगा सकें, अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला सकें एग्जाम्स में। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है कि सैग फंजाई किन्हें कहा जाता है? सैग फंजाई किन्हें कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन है अपटीय प्रकार के कवक तंतु, कवक सूत्र किन में पाए जाते हैं? अपटीय एसेप्टेड कवक तंतु किन में पाए जाते हैं? और तीसरा क्वेश्चन है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग किस कवक के कारण होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग किस कवक के कारण होता है? तो तीनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जुड़े रहें एसएन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।